हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जो है वो अभी जो है वो कौन से सेशन चल रहे हैं, तो वो रीट मेंस वाले जितने स्टूडेंट आ जाते हैं उनके जो भी टॉपिक्स आ जाते हैं वो मैं जो है वो कवर करवाने की कोशिश कर रही हूँ, और वो भी बहुत सिंपल शॉर्ट तरीके से। इसके साथ में अभी जो है वो हमने एक क्लास अपलोड कर दी थी जिसमें कि हमने राज्यपाल से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ा दिया था। आज जो है वो राज्यपाल की जो विवेकीय शक्तियाँ आ जाती है और उनके आगे जो है वो उनकी क्या क्या जो है वो शक्तियाँ आ जाती हैं, तो उन्हीं के संबंध में जो है वो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो राज्यपाल से रिलेटेड जितनी भी बातें आ जाती हैं वो आज मैं जो है वो इसमें आपको पढ़ाऊँगी, और इसके साथ में जो है वो हम जो राज्य की पॉलिटी आ जाती है वो उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले विवेकीय शक्तियाँ, यानी कि राज्यपाल की विवेकीय शक्तियाँ। विवेकीय शक्तियाँ आर्टिकल 163 यानी कि आर्टिकल 163 क्लोज नंबर 1 में राज्यपाल से ये अपेक्षित किया गया है कि वह अपने कर्तव्यों को अपने विवेकानुसार करे। उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सलाह और सहायता देने के लिए जो है वो एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? वो मुख्यमंत्री होगा। जिसका मुखिया कौन होगा? तो मुख्यमंत्री होंगे। जिसके मुखिया कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। तो आर्टिकल 163 क्लोज नंबर 1 में क्या बताया गया है कि राज्यपाल जो अपनी विवेकीय शक्तियाँ जो है उनका प्रयोग स्वयं कर सकता है। बाकी सभी कार्य जो है वो किसकी सलाह या सहायता से करेगा? तो मंत्री परिषद की सहायता व सलाह से करेगा। जिसके मुखिया कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 163 क्लोज नंबर 2। राज्यपाल अपने विवेकानुसार कुछ निर्णय ले सकते हैं। वो निर्णय कौन से ले सकते हैं? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकते हैं, और सूचना देने का कर्तव्य मुख्यमंत्री का होता है। कौन से आर्टिकल में आ जाता है? तो आर्टिकल 167 यानी कि 167 में आ जाता है। राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखना, ये उनकी विवेकीय शक्ति आ जाती है। वो भी आर्टिकल नंबर 200 में। राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु विधानमंडल में लौटाना, ये भी आर्टिकल 200 के तहत। धन विधेयक एक ऐसा विधेयक आ जाता है जिसे राज्यपाल के पुनर्विचार हेतु नहीं लौटाया जा सकता है। धन विधेयक एक ऐसा विधेयक आता है जिसको राज्यपाल के पुनर्विचार हेतु जो है वो नहीं लौटाया जा सकता है, क्योंकि यह राज्यपाल की अनुमति के बाद ही विधानसभा में रखा जाता है। तो इसको राज्यपाल को जो वो पुनर्विचार हेतु लौटाने की क्या आवश्यकता है, जब ये मतलब राज्यपाल से अनुमति लेने के बाद ही जो है वो धन विधेयक विधानसभा में रखा जाता है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जाती है आर्टिकल 356 के तहत। राज्यपाल के द्वारा जो है वो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जाती है। कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 356 के तहत जो है वो सिफारिश की जाती है। वही अगर हम बात करें, यदि किसी दल या गठबंधन द्वारा सरकार बनाने की स्थिति में न होने पर राज्यपाल विधानसभा का विघटन कर सकता है। कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाने पर अगर उसका कोई निश्चित उत्तराधिकारी नहीं है तो राज्यपाल सविवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। ये राज्यपाल की सविवेक की शक्तियाँ आ जाती हैं। जिससे क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी जो वो राज्यपाल सलाह व सहायता से, मंत्रिपरिषद की सलाह व सहायता से करता है, और कौन से कार्य हैं जो राज्य की सविवेक की शक्तियों के मतलब सविवेक की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। राज्यपाल की कुछ वेतन और सुविधाएं और उनके विशेषाधिकार देख लेते हैं। राज्यपाल के वेतन भत्ते और विशेषाधिकार संसद निर्धारित करती है। तो राज्यपाल जो होता है वो राज्य का एक प्रतिनिधि के रूप में भेजा जाता है, यानी कि केंद्र के एजेंट के रूप में जो है वो राज्यों में नियुक्त किया जाता है राज्यपाल। तो उनके जो वेतन भत्ते और विशेषाधिकारों का निर्धारण संसद के द्वारा ही किया जाता है। राज्यपाल का वेतन राज्य संचित और समेकित निधि से तथा पेंशन भारत की संचित और समेकित निधि से दिया जाता है। यानी कि जो राज्यपाल को पेंशन देने का काम कौन करता है? तो वो भारत की संचित निधि और समेकित निधि से दिया जाता है। वही अगर हम बात करें राज्यपाल को वेतन देने का काम कौन करते हैं, तो वो राज्यपाल का जो वेतन होता है वो राज्य की संचित निधि और समेकित निधि से दिया जाता है राज्यपाल को। लेकिन अगर उनको पेंशन की बात करें तो वो भारत की संचित और समेकित निधि से दिया जाता है। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना आ जाता है? तो 3,50,000 रुपये जो है वो राज्यपाल को जो है वो मिलते हैं। कर मुक्त राशि दी जाती है। राज्यपाल के वेतन भत्ते पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं। यानी कि राज्यपाल के जो वेतन होते हैं, भत्ते होते हैं, वो उनकी पदावधि यानी कि उनके कार्यकाल के दौरान जो वो कम नहीं किए जा सकते हैं। पदावधि के दौरान राज्यपाल की गिरफ्तारी या कारावास का आदेश देने का अधिकार किसी न्यायालय को नहीं है, कि राज्यपाल को गिरफ्तार करने, उनको कारावास का आदेश देने का अधिकार किसी न्यायालय के पास में नहीं है। राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आ जाते हैं, वो देख लेते हैं। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल 1 नवंबर 1956 को नियुक्त किया गया था। ये आरएस में पूछा जा चुका है। राजस्थान में सर्वप्रथम यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक समय तक रहने वाले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह ही आ जाते हैं। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया था वो मदन लाल खुर्राना आ जाते हैं।
उन्होंने पद पर रहते हुए जो है वो त्यागपत्र दे दिया था। राजस्थान की महिला राज्यपाल कौन कौन हैं, तो उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान में प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी प्रतिभा पाटिल थी। श्रीमती प्रतिभा पाटिल राजस्थान की प्रथम महिला जिसने पद पर रहते हुए जो वो त्यागपत्र दे दिया था। तो प्रतिभा पाटिल से रिलेटेड जो फैक्ट आ जाते हैं वो सभी आपको ध्यान में रखने हैं। श्रीमती प्रभा राव, ये राजस्थान की प्रथम एवं एकमात्र महिला राज्यपाल है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रभा राव का नाम। श्रीमती मार्गरेट आल्वा, ये भी जो है वो हमारी राज्यपाल रह चुकी हैं। इसके बाद जो है वो हम अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपको थोड़ा साफ नहीं दिखेगा तो मैं बोल दूंगी, आप वैसे वैसे नोट कर लेना। राजस्थान के राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, तो उनमें कौन कौन आते हैं। श्री दरबार सिंह 1998 में, श्री निर्मल चंद्र जैन जो है वो 2003 में, श्री शैलेंद्र कुमार सिंह 2009 में, श्रीमती प्रभा राव 2010 में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, प्रभा राव जी महिला आती हैं। राजस्थान में सर्वाधिक समय तक रहने वाले कार्यवाहक राज्यपाल, तो सर्वाधिक समय तक तो कौन रहे थे, तो वो तो आप सभी को पता ही है कौन रहे थे, गुरुमुख निहाल सिंह रहे थे। वहीं अगर हम बात करें कि सर्वाधिक समय तक रहने वाले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, तो शिवराज पाटिल थे। राजस्थान के राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, बल्लीराम भगत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है कि राजस्थान के राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे तो वो बल्लीराम भगत आ जाते हैं। राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल श्री जगत नारायण तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे, यानी कि राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, तो श्री जगत नारायण थे, जो कि उस समय तात्कालिक मुख्य न्यायाधीश थे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर राज्यपाल का पद किसी कारणवश जो है वो खाली या रिक्त हो जाता है तो मुख्य न्यायाधीश जो है वो कार्यवाहक के रूप में कार्य कर सकता है। राज्यपाल स्वरूप सिंह को सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था, यानी कि राज्यपाल जो स्वरूप सिंह आ जाते हैं उनको जो वो सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन आ जाते हैं, तो टीवी राजेश्वर आ जाते हैं। राजस्थान में प्रथम बर्खास्त राज्यपाल जिनको बर्खास्त कर दिया गया था तो वो रघुकुल तिलक आ जाते हैं। राजस्थान में ऐसे राज्यपाल जिनको पद पर रहते हुए बर्खास्त कर दिया गया था, प्रथम कौन आते हैं, तो वो रघुकुल तिलक आ जाते हैं। राज्यपाल रघुकुल तिलक राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी पूछा जा सकता है आरपीएससी के द्वारा कि वह राज्यपाल कौन है जो कि पूर्व में जो है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं, तो वो रघुकुल तिलक आते हैं, जो कि पहले जो है वो आरपीएससी के सदस्य थे, उसके बाद में जो है वो गवर्नर बने थे। राज्यपाल ओपी मेहरा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के जो अध्यक्ष रह चुके हैं पहले, और उसके बाद में ये राज्यपाल भी रहे थे, तो वो उनका व्यक्ति का नाम क्या आ जाता है, तो ओपी मेहरा आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, तो ओपी मेहरा पहले जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं और इसके साथ में जो है वो राज्यपाल रहे हैं। पुंछी आयोग ने राज्यपाल के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संतुति की है। पुंछी आयोग ने कहा कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है उसका जो टाइम है, अवधि जो है वो 5 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, राजमन्नार समिति की सिफारिश के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति अनिवार्यतः संबंधित राज्य सरकार से विचार विमर्श के बाद की जाए। तो ये कुछ 2 आयोग आ जाते हैं जिनका संबंध राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, यानी कि राज्यपाल से संबंध है। तो राजमन्नार समिति ने ये सिफारिश करी कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है उसमें जो वो अनिवार्य संबंधित जो राज्य सरकार है उससे विचार विमर्श करने के बाद में राज्यपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए। वहीं पुंछी आयोग ने जो वो राज्यपाल का जो कार्यकाल जो था उसकी अवधि जो है वो 5 वर्ष करने की बात कही थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सरकारिया आयोग ने सुझाव दिया कि सक्रिय राजनीति में लिप्त व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि सक्रिय राजनीति में लिप्त व्यक्ति जो होता है उसको राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। यह बात किसने बोली थी, तो ये सरकारिया आयोग ने बोली थी। हम जो है वो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन जो है वो कब लगा था और उस टाइम जो है वो राज्यपाल कौन थे वो देख लेते, क्योंकि ये बहुत बार ये क्वेश्चन किया जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको नोट्स बनाने अच्छे से और ध्यान से देखना है। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगा था और उस समय राज्यपाल कौन थे, तो ये सब चीज़ें देखते हैं। तो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो 13 मार्च 1967 से 26/4/1967 तक जो है वो प्रथम राष्ट्रपति शासन रहा था। उस समय राज्यपाल कौन थे, डॉक्टर संपूर्णानंद सिंह व सरदार हुकुम सिंह थे। दोनों का नाम याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कारण क्या था, चुनाव में द्विधापूर्ण स्थिति अस्पष्ट बहुमत के परिणाम स्वरूप। डॉक्टर संपूर्णानंद डूंगर महाविद्यालय के बीकानेर के प्राचार्य भी रह चुके हैं। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए पद त्याग दिया था और गिरफ्तारी भी दी थी। किन्होंने दी थी, तो डॉक्टर संपूर्णानंद ने दी थी। वहीं हम बात कर लेते हैं दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था।
तो दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जो था वो 29/4/1977 से 22/6/1977 तक दूसरी बार राष्ट्रपति शासन रहा था। उस समय राज्यपाल वेदपाल त्यागी और रघुकुल तिलक आ जाते हैं। कारण क्या रहा था, तो विधानसभा में बहुमत सिद्ध न होने के कारण हरिदेव जोशी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। इस वजह से दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। वहीं अगर हम बात करें तीसरी बार राष्ट्रपति शासन जो है वो 16/2/1980 से 6/6/1980 तक जो है वो लगा था। इसमें राज्यपाल जो वो रघुकुल तिलक थे। कारण क्या था, विधानसभा में बहुमत सिद्ध न होने के कारण भैरव सिंह शेखावत सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। रघुकुल तिलक का निधन एक सड़क दुर्घटना में हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो इन तीनों कौन से आ जाते हैं, तो वो इन तीनों की डेट आपको याद रखनी है। डेट यानी कि ये कब लगा था, कौन कौन से टाइम में लगा था, और इसके साथ में उस समय जो है वो राज्यपाल कौन कौन थे। चौथी बार राष्ट्रपति शासन जो है वो 15/12/1992 से 4/12/1993 तक जो है वो लगा था। चौथी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय एम चन्ना रेड्डी अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। बल्लीराम भगत राष्ट्रपति शासन हटाया गया था। जब एम चन्ना रेड्डी थे तब जो है वो अंतिम बार हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, और जब बल्लीराम भगत जी बने थे तब राष्ट्रपति शासन जो है वो हटाया गया था। कारण क्या आ जाता है, विधानसभा में बहुमत सिद्ध न होने के कारण भैरव सिंह शेखावत की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। तो 2 बार जो है वो भैरव सिंह शेखावत की जो सरकार जो थी वो बर्खास्त हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमने राज्यपाल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे सारे डिस्कस कर लिए हैं। राज्यपाल से संबंधित जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो सारे कंप्लीट हमने जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। अब हम जो है वो मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो किस पे है, तो वो मुख्यमंत्री जी के ऊपर है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, यानी कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। वैसे ही मैंने बताया था, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया जो वो मुख्यमंत्री होता है। संसदीय शासन व्यवस्था में मुख्यमंत्री केंद्र के प्रधानमंत्री के समकक्ष राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रमुख, सरकार का प्रमुख तथा राज्य का शासन व सर्वोच्च नेता कहलाता है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164 क्लोज 1 में जो वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री से परामर्श द्वारा जो वो करेगा। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 164 क्लोज 1 के तहत राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। यदि आम चुनाव के बाद किसी दल को बहुमत न मिले तो राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। नवनियुक्त मुख्यमंत्री को 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करना होता है। कितने महीने के अंदर, तो 1 महीने के अंदर जो वो विश्वास मत प्राप्त करना होता है। कार्यकाल अगर हम देखें तो सामान्यतः 5 वर्ष। मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। प्रसाद पर्यंत का तात्पर्य विधानसभा में पूर्ण बहुमत से है। यदि विधानसभा में बहुमत न हो तो समय से पूर्व ही जो वो त्यागपत्र मुख्यमंत्री को देना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो राज्यपाल द्वारा। मुख्यमंत्री को त्यागपत्र जो है वो राज्यपाल को सौंप सकता है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंप सकता है, और पद की गोपनीयता की शपथ जो है वो राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। मुख्यमंत्री का त्यागपत्र समस्त मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र समझा जाता है। मंत्रिमंडल से मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बिना कोई भी सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बिना कोई भी सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ओके, मंत्रीगण मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। अब हम देख लेते हैं मुख्यमंत्री की शपथ का उल्लेख जो वो आर्टिकल 164 में है। मुख्यमंत्री व मंत्री राज्यपाल के समक्ष पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रियों को राज्यपाल शपथ दिलाता है। शपथ का प्रारूप जो है वो अनुसूची 3 में मिलता है। ये पूछा भी जाता है, बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको जो है वो ध्यान में रखना कि जो मुख्यमंत्री जो है उनकी शपथ का उल्लेख जो है वो अनुसूची 3 में जो है वो हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें तो जो मुख्यमंत्री जो है उनकी योग्यता जो है वो कौन से आर्टिकल में आ जाती है, आर्टिकल 164 में आ जाती है। मुख्यमंत्री पद हेतु संविधान में अलग से योग्यता का उल्लेख नहीं है। उनकी योग्यता वही है जो विधानसभा सदस्यों की होती है, जैसे कि न्यूनतम आयु 25 वर्ष। सामान्यतः मुख्यमंत्री, मैंने आपको बताया था राज्यपाल की कितनी, तो 35 वर्ष। सामान्यतः मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य होता है। यदि सदस्य न हो तो उसे 6 महीने के भीतर विधानमंडल के किसी भी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। जैसे कि मध्य प्रदेश में जो बात हुई थी उसको ध्यान में रखना कि 6 महीने के भीतर जो है वो विधानमंडल के किसी भी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेतन एवं भत्ते जो है वो मुख्यमंत्री के आर्टिकल 164 में उल्लेखित है। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल करता है। कौन करता है, तो राज्य विधानमंडल करता है। मुख्यमंत्री का वर्तमान वेतन कितना होता है, तो 75,000 रुपये होता है। मुख्यमंत्री का वर्तमान वेतन जो है वो कितना होता है, तो वो 75,000 होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य। मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य जो है वो आर्टिकल 167 में दिया गया है, यानी कि
67 में दिया गया है। अनुच्छेद 167 विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है। राज्यपाल द्वारा प्रशासन से संबंधित मामलों के बारे में सूचना मांगने पर सूचना प्रदान करने का काम मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको राज्यपाल का टॉपिक पढ़ाया था, तब मैंने उसमें आपको बता भी दिया था। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित मामलों के निर्णयों के बारे में राज्यपाल को जो वो अवगत कराना मंत्रिपरिषद का कर्तव्य होता है कि राज्य के प्रशासन से संबंधित जो मामले जो है और जो निर्णय लिए गए हैं उनसे राज्यपाल को अवगत करवाएं। आर्टिकल 167 के तहत मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और व्यवस्थापन के प्रस्तावों की सूचना समय समय पर दे। यदि किसी विषय पर राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांगता है तो मुख्यमंत्री ऐसा करने के लिए बाध्य है। यदि किसी विषय पर राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांगता है तो मुख्यमंत्री ऐसा करने के लिए बाध्य है। अब हम कुछ मुख्यमंत्री के कार्यों व शक्तियाँ देख लेते हैं कि इनके जो क्या कार्य आ जाते हैं और उनकी शक्तियाँ क्या आ जाती हैं, जिनसे क्वेश्चन किया जाता है। मुख्यमंत्री सरकार का वास्तविक प्रधान होता है। राज्य में वही भूमिका होती है जो केंद्र में प्रधानमंत्री की होती है। तभी मैं आपको बोल रही थी कि आप जब स्टेट की पॉलिटी पढ़ो तभी आप सेंटर की पॉलिटी पढ़ लेना, क्योंकि दोनों की जो है वो एकदम सेम है। तो आपको क्या होगा कि समझने में और चीज़ें याद रखने में आसान होगा। मुख्यमंत्री राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को सत्रावसान व सत्राहूत के संबंध में सलाह देता है। सभी विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। अपने विवेक से मंत्रिपरिषद का गठन करता है तथा मंत्रियों को विभाग आवंटित करता है। मंत्रिपरिषद से मिलकर राज्य में नीति का निर्माण करता है। यानी कि मंत्रिपरिषद से मिलकर राज्य में नीति निर्माण करने का काम किसका होता है? तो मुख्यमंत्री का होता है। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा करी जाती है। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अन्य मंत्री करता है। अगर बाई चांस मुख्यमंत्री जो है वो किसी बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, मतलब व्यक्ति तो नहीं बोल सकते, मंत्री द्वारा जो है वो उस बैठक की अध्यक्षता की जाती है। मंत्रियों की नियुक्ति पदच्युति विधानसभा को भंग करने की सिफारिश राज्यपाल को कौन कहता है? मुख्यमंत्री कहता है। मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है। विधानसभा में सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। क्योंकि विधानसभा का नेता होता है इसलिए जो है वो विधानसभा में सरकारी नीतियों की घोषणा कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष तथा नीति आयोग की कार्यकारी परिषद का सदस्य होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष तथा नीति आयोग की कार्यकारी परिषद का सदस्य होता है। मुख्यमंत्री संसदीय सचिव की नियुक्ति करते हैं और पद की शपथ दिलाते हैं। मंत्रियों की सहायता के लिए संसदीय सचिव की नियुक्ति की जाती है। राज्य सरकारें विधायकों में से संसदीय सचिव नियुक्त करती है। यानी कि राज्य सरकार जो होती है वो विधायकों में से जो वो संसदीय सचिव की नियुक्ति करती है और मंत्रियों की सहायता के लिए संसदीय सचिव की नियुक्ति करी गई थी। मुख्यमंत्री जो होते हैं वो संसदीय सचिव की नियुक्ति करते हैं और उसके साथ में उनको पद की शपथ दिलाने का काम मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हिलालाल शास्त्री आ जाते हैं। वहीं निर्वाचित मुख्यमंत्री टिक्काराम पालीवाल आ जाते हैं। टिक्काराम पालीवाल राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टिक्काराम पालीवाल जो वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन आ जाते हैं? तो मोहनलाल सुखाड़िया आ जाते हैं, जो मोस्टली 16 वर्ष और 194 दिन तक रहे थे। राजस्थान में सर्वाधिक अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में भी मोहनलाल सुखाड़िया ने शपथ ली थी। 4 बार इन्होंने शपथ ली थी। न्यूनतम कार्यकाल हीरालाल देवपुरा का था, सिर्फ 17 दिन का रहा था। प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री जो वो बरकतुल्ला खां आ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट ध्यान रखना। तो प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन आ जाते हैं? तो बरकतुल्ला खां आ जाते हैं। अब हम जो है वो राज्य मंत्रिपरिषद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। आर्टिकल 163 क्लोज 1 के अनुसार राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट, संघीय मंत्रिपरिषद के समान ही राज्य मंत्रिपरिषद की राज्य प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका है। मंत्रिपरिषद ही राज्य की वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो मंत्रिपरिषद जो होती है वही जो है वो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका होती है। वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद के पास में ही होती हैं। तो संघीय मंत्रिपरिषद के समान ही राज्य मंत्रिपरिषद की राज्य प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम बात कर लेते हैं मंत्रियों की नियुक्ति एवं शपथ के बारे में।
आर्टिकल 164 क्लोज 1 के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसका अभिप्राय है कि राज्यपाल उन्हीं लोगों को बतौर मंत्री नियुक्त करता है जिनके नाम की सिफारिश मुख्यमंत्री करते हैं। यदि मतलब कोई व्यक्ति यदि विधानमंडल का सदस्य नहीं भी है तो उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसका विधानमंडल का सदस्य बनना अनिवार्य है, अन्यथा उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। यानी कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है तब उसको मंत्री तो नियुक्त कर देंगे, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर जो है वो विधानमंडल का सदस्य बनना होगा। तो ये 6 मंथ वाला जो है वो याद रखना है आपको, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मंत्रियों को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। वहीं अगर हम बात करें राज्य मंत्री परिषद का आकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 164 के तहत आर्टिकल 164 के तहत प्रारंभ में संविधान में यह निर्धारित नहीं था कि राज्य मंत्री परिषद में कितने मंत्री हो सकते हैं। इसका निर्धारण मुख्यमंत्री अपने विवेक से करता था। यानी कि जब स्टार्टिंग में जब संविधान का निर्माण हुआ था तब जो है वो प्रारंभ में संविधान में ये निर्धारित नहीं था कि राज्य मंत्री परिषद में कितने मंत्री हो सकते हैं। मुख्यमंत्री अपने विवेक से जो है वो ये निर्णय लेता था। परंतु 91वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 जो कि देखो RSSB के द्वारा पूछा जा चुका है, RPSC के द्वारा पूछा जा चुका है, रीट में पूछा जा चुका है, तो ये ध्यान रखना है आपको कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 91वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि राज्य मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15 से अधिक नहीं होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 15 से अधिक नहीं होगी। यानी कि न्यूनतम कितनी हो सकती है? 12 हो सकती है, 15% से अधिक नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट हम कुछ अपवाद हैं वो तो अब जैसे रहेंगे ही, वो हम जब आपको इंडिया की पॉलिटी पढ़ाएंगे तब आपको हम बता देंगे, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होगा और किसी भी परिस्थितियों में जो है वो मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। राज्य में मुख्यमंत्री सहित कम से कम 12 कैबिनेट मंत्री होंगे। ये RPSC के द्वारा पूछा जा चुका है। उदाहरण के लिए राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री सहित 30 से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं। RPSC के द्वारा पूछा गया है कि राजस्थान में कितने मुख्यमंत्री सहित कितने मंत्री हो सकते हैं, तो 30 से अधिक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी आ जाती है? तो 200 आ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इनका उत्तरदायित्व क्या आता है। तो मंत्रियों के उत्तरदायित्व व्यक्तिगत व सामूहिक तौर पे आते हैं। व्यक्तिगत रूप से राज्य मंत्री परिषद के सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व आर्टिकल 164 क्लोज नंबर 2 के तहत सामूहिक रूप से संपूर्ण राज्य मंत्री परिषद राज्य के निम्न सदन विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर हम सेंटर में देखें तो सेंटर में लोकसभा निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वहीं अगर हम स्टेट में देखते हैं तो राज्य मंत्री परिषद राज्य के निम्न सदन यानी कि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। साधारण भाषा में कहा जाता है कि यह जो है वो साथ तैरने और साथ डूबने के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये बहुत अच्छी बात है कि साथ तैरेंगे साथ ही डूबेंगे, दोनों की सिचुएशन ऐसी सी है। अर्थात मंत्री परिषद के किसी भी सदस्य के कृत्य के लिए संपूर्ण मंत्री परिषद उत्तरदायी होगी। अगर किसी एक मंत्री के प्रति भी जो है वो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्री परिषद के लिए जो वो अविश्वास प्रस्ताव माना जाएगा। संपूर्ण मंत्री परिषद वो जो है वो उत्तरदायी होगी। अगर किसी एक सदस्य के कृत्य अगर कुछ करता है तो उसके लिए पूरी मंत्री परिषद उत्तरदायी होगी। राज्य मंत्री परिषद में मंत्री अगर हम देखें तो राज्य मंत्री परिषद में निम्नलिखित मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? तो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं जिनको स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, और एक जो वो राज्य मंत्री होते हैं और एक उप मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री 2 इसलिए लिखा गया है क्योंकि कुछ राज्य मंत्री ऐसे होते हैं जिनको स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है और कुछ जो है वो राज्य मंत्री होते हैं जो इनके अधीन कार्य करते हैं, और ये राज्य मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। और उप मंत्री तो इनके सहायक होते हैं, ये इनका काम ज़्यादा नहीं होता है, ये कभी कभी आ जाते हैं जब राज्य मंत्रियों की जो वो मतलब ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा काम हो गया है तो इस वजह से इनको बुला लिया जाता है, वरना इनकी कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू तो होती है लेकिन इतना ज़्यादा इनको काम में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। जब मतलब कैबिनेट मंत्री जो है वो अब कोई कार्य कर रहे हैं, कोई नीति का निर्माण कर रहे हैं, उनमें जो है वो ये मंत्री चले जाते हैं, राज्य मंत्री को वो बुला लेते हैं। अगर उनको हेल्प चाहिए होती है, स्वतंत्र प्रभार होता है इनके पास में, अगर इनको और ज़्यादा चाहिए होती है तो वो राज्य और मंत्रियों को बुला लेते हैं। फिर जो है वो अगर फिर भी मंत्रियों की जो है वो पूर्ति नहीं हो पाती है तब वो उप मंत्रियों को जो है वो इसमें शामिल किया जाता है। वैसे मोस्टली जो है वो 2 इन्हीं का जो है वो वर्क होता है, ज़्यादातर इन्हीं का काम होता है, ठीक है, कैबिनेट मंत्री का और राज्य मंत्री जिनको स्वतंत्र प्रभार सौंपा जाता है। तो अब हम जो है वो एक एक करके पढ़ भी लेते हैं इनसे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं। कैबिनेट मंत्री प्रथम श्रेणी के मंत्री हैं जो अपने विभाग के अध्यक्ष मुखिया होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैबिनेट मंत्री जो वो प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं।
कैबिनेट मंत्री प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं जो अपने विभाग के अध्यक्ष या मुखिया होते हैं। वास्तविक कैबिनेट मंत्रियों का समूह होता है, यानी कि ये क्या होता है कि वास्तविक कैबिनेट मंत्रियों का जो समूह होता है, ऐसे करते हैं, हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आप सभी को दिख रहा होगा। ओके। कैबिनेट मंत्री प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं जो अपने विभाग के अध्यक्ष या मुखिया होते हैं। वास्तव में जो है वो कैबिनेट मंत्रियों का समूह होते हैं जो सरकार की नीतियों का संचालन करते हैं। कैबिनेट मंत्री सरकार के निर्णयों में शामिल होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों का ही मंत्रिमंडल कहते हैं। और ये जो मतलब एक तो होता है मंत्रिपरिषद और एक होता है मंत्रिमंडल। तो सबसे जो बड़ा माना जाएगा वो मंत्रिपरिषद माना जाएगा, नॉट अ मंत्रिमंडल, ठीक है। तो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो प्रथम श्रेणी के होते हैं, इसीलिए वो विभाग के अध्यक्ष और मुखिया होते हैं। वास्तव में जो कैबिनेट मंत्रियों का समूह है वो सरकार की नीतियों का संचालन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। कैबिनेट मंत्री सरकार के निर्णयों में शामिल होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों को ही जो है वो मंत्रिमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राज्य मंत्री, जिनको स्वतंत्र प्रभार सौंपा जाता है, जिन्हें दूसरे दर्जे के मंत्री होते हैं जो विभाग के कार्यों में कैबिनेट मंत्रियों के सहयोगी होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कभी कभी इन्हें किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी दे दिया जाता है, परंतु ये मंत्री कैबिनेट की बैठकों में बुलाने पर ही शामिल हो सकते हैं, स्वेच्छा से नहीं। कैबिनेट मंत्री, जैसे मैंने आपको बताया था, कैबिनेट मंत्रियों को जो वो इनकी ज़रूरत होती है तब वो इनको इनवाइट कर सकते हैं, इनको बुला सकते हैं। राज्य मंत्री, इन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है। उपमंत्री, ये कनिष्ठ मंत्री है जो किसी कैबिनेट मंत्री अथवा स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के अधीन कार्य करते हैं, यानी कि इन तीनों के अधीन जो है वो ये उपमंत्री कार्य करते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, यानी कि मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं जिन्हें स्वतंत्र प्रभार सौंपा जाता है, राज्य मंत्री व उपमंत्री शामिल होते हैं। मंत्री परिषद का आकार बड़ा होता है, कैबिनेट या मंत्रिमंडल आकार में छोटा होता है, यानी कि जो कैबिनेट और मंत्रिमंडल होता है वो आकार में छोटा होता है। मैंने आपको बोला ही था, पहले ही बता दिया था कि मंत्री परिषद का जो आकार होता है वो बड़ा होता है, वही कैबिनेट या मंत्रिमंडल का जो आकार होता है वो छोटा होता है। परंतु अत्यधिक पावर, अत्यधिक शक्तिशाली जो होता है वो कैबिनेट और मंत्रिमंडल होता है, क्योंकि भाई कैबिनेट जो मंत्री होते हैं वो तो नीतियों का निर्माण करते हैं, नीतियों का संचालन तो उसके द्वारा किया जाता है, विधानमंडल के द्वारा, लेकिन कैबिनेट जो मंत्री होते हैं वो नीति निर्माण में सहायक होते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो पावर होती है वो इन्हीं के पास में होती है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया है मुख्यमंत्री। हाँ, ओके, मुख्यमंत्री यानी कि हमारा जो है वो मोस्टली राज्यपाल कंप्लीट हो गया है और इसके साथ में जो है वो सीएम कंप्लीट हो गए हैं। अब जो है वो मैंने इसमें रिलेटेड सारे जो फैक्ट है वो आपको कवर करवा दिए हैं। अब जो राज्य विधानमंडल का जो टॉपिक है वो हम अगले सेशन में कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।